हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 4 के पार्ट 6 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 4 के प्रीवियस पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 4 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 6 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द पिक्यूलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास का अनूठापन। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज which dominated industrial production in India were interested in certain kinds of products. हमने पिछले लेक्चर में यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज के बारे में समझा था। वे इंडियन इंडस्ट्रीज के एक बड़े सेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे। साथ ही वे इन इंडस्ट्रीज में क्या प्रोडक्शन होगा उसको भी डोमिनेट करते थे। उन्हें कुछ खास प्रोडक्ट्स में ही दिलचस्पी थी। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। They established tea and coffee plantations, acquiring land at cheap rates from the colonial government, and they invested in mining, indigo and jute. इन यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ने कॉलोनियल गवर्नमेंट से सस्ती कीमत पर भूमि खरीदकर उस पे टी एंड कॉफी प्लांटेशंस लगाए। उन्होंने माइनिंग, इंडिगो, जूट में इन्वेस्ट किया। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। Most of these were products required primarily for export trade and not for sale in India. इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट्स को भारत में बेचने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था। इनमें से ज्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं, बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। When Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, they avoided competing with Manchester goods in the Indian market. जब लेट 19th सेंचुरी में इंडियन बिजनेसमैन इंडस्ट्री सेटअप करने लगे, तो उन्होंने इंडियन मार्केट में मौजूद मैनचेस्टर में बनी गुड्स के साथ कंपीट नहीं किया। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे, तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीजों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। Since yarn was not an important part of British imports into India, the early cotton mills in India produced coarse cotton yarn thread rather than fabric. भारत में इंपोर्ट होने वाले ब्रिटिश गुड्स में यार्न यानी धागा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए अर्ली कॉटन मिल्स में फैब्रिक के बजाय कोर्स कॉटन थ्रेड यानी मोटे सूती धागे बनाए जाते थे। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़े के बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। When yarn was imported, it was only of the superior variety. The yarn produced in Indian spinning mills was used by handloom weavers in India or exported to China. जब यार्न को इंपोर्ट किया जाने लगा, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था। इंडियन स्पिनिंग मिल्स में बनने वाला यार्न भारत के हैंडलूम वीवर्स द्वारा यूज किया जाता था या फिर उसे चाइना एक्सपोर्ट किया जाता था। जब धागे का आयात किया जाता था, तो वो हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। By the first decade of the 20th century,
a series of changes affected the pattern of industrialization. As the Swadeshi movement gathered momentum, nationalists mobilized people to boycott foreign cloth. 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में कुछ सीरीज ऑफ चेंजेस ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न को इफेक्ट किया। जैसे जैसे स्वदेशी मूवमेंट मोमेंटम पकड़ा, वैसे वैसे नेशनलिस्ट्स ने लोगों को फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट करने के लिए प्रेरित किया। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। Industrial groups organized themselves to protect their collective interests, pressurizing the government to increase tariff protection and grant other concessions. इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने खुद को ऑर्गेनाइज किया और अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला और टैरिफ को बढ़ाने के लिए कहा तथा दूसरे कंसेशंस देने के लिए भी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। From 1906, moreover, the export of Indian yarn to China declined since produce from Chinese and Japanese mills flooded the Chinese market. 1906 के बाद भारत से जो यार्न चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता था उसमें कमी आई, क्योंकि चाइनीज मार्केट में चाइना और जापान के मिल्स में बने प्रोडक्ट्स छा गए थे। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी थी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। सो इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन इंडिया began shifting from yarn to cloth production. Cotton piece goods production in India doubled between 1900 and 1912. इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने यार्न यानी धागे के बजाय क्लॉथ प्रोड्यूस करने लगे। 1900 से 1912 के बीच भारत में कॉटन गुड्स का प्रोडक्शन डबल हो गया। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 के बीच भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया। Yet, till the First World War, industrial growth was slow. The war created a dramatically new situation, with British mills busy with war production to meet the needs of army. Manchester imports into India declined. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो रहा। वॉर ने एक ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। आर्मी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश मिल्स उसमें बिजी हो गई। वो वॉर के लिए प्रोडक्शन करने लगी और भारत में मैनचेस्टर में बने गुड्स का इंपोर्ट कम हो गया। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। सडनली इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट होम मार्केट्स टू सप्लाई। अब जब भारत में मैनचेस्टर में बने गुड्स इंपोर्ट नहीं हो रहे थे, तो इंडियन मिल्स में बने प्रोडक्ट को भारत में एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया, क्योंकि उन्हें अब मैनचेस्टर गुड्स के साथ कंपीट नहीं करना था। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। As the war prolonged, Indian factories were called upon to supply war needs: jute bags, cloth for army uniforms, tents and leather boots, horse and mule saddles, and a host of other items. जब वॉर खिंच गया तो इंडियन फैक्ट्रीज में भी आर्मी के लिए जूट बैग्स, आर्मी यूनिफॉर्म के कपड़े, टेंट, लेदर बूट्स, घोड़े व खच्चर की जीन यानी सैडल बनने लगी। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट व चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। न्यू फैक्ट्रीज वेयर सेटअप एंड द ओल्ड वंस रैन मल्टीपल शिफ्ट्स। मेनी न्यू वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एंड एवरीवन वाज मेड टू वर्क लॉन्गर आवर्स। ओवर द वॉर ईयर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम। जब काम इतना ज्यादा था तो नए फैक्ट्री सेटअप होने लगे। जो पुराने थे वे मल्टीपल शिफ्ट्स में काम करने लगे। नए वर्कर्स को काम पे रखा गया और सभी वर्कर्स को पहले से ज्यादा काम करना पड़ा। वॉर के दौरान
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हरेक को पहले से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। After the war, Manchester could never recapture its old position in the Indian market. Unable to modernize and compete with the US, Germany, and Japan, the economy of Britain crumbled after the war. वॉर के बाद इंडियन मार्केट में मैनचेस्टर में बने गुड्स को पहले वाली पोजीशन नहीं प्राप्त हुई। वॉर के बाद ब्रिटेन खुद को मॉडर्नाइज नहीं कर पाया और यूएस, जर्मनी, जापान से compete नहीं कर पाया और ब्रिटेन की इकोनॉमी चरमरा गई। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहली वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण ना कर पाने और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। Cotton production collapsed and exports of cotton cloth from Britain fell dramatically. Within the colonies, local industrialists gradually consolidated their position, substituting foreign manufacturers and capturing the home market. ब्रिटेन में कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स कर गया और ब्रिटेन के कॉटन क्लॉथ जो पहले एक्सपोर्ट होते थे उसमें जबरदस्त गिरावट आई। ब्रिटेन के कॉलोनीज में लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने अपनी पकड़ मजबूत की और फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हटाकर होम मार्केट को कैप्चर कर लिया। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। मद्रास चेंबर ऑफ कॉमर्स की ये पहली ऑफिस थी। लेट 19th सेंचुरी तक डिफरेंट रीजन्स के मर्चेंट्स मिलकर चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे ताकि वे अच्छे तरीके से बिजनेस कर सके और कलेक्टिव इशू पे फैसला ले सके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। लघु उद्योगों की बहुतायत। While factory industries grew steadily after the war, large industries formed only a small segment of the economy. वॉर के बाद फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का इजाफा लगातार हुआ, बट फिर भी इकोनॉमी में लार्ज इंडस्ट्रीज का हिस्सा छोटा था क्योंकि अभी भी ज्यादातर काम छोटे छोटे वर्कशॉप्स में हो रहा था। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। Most of them, about 67% in 1911, were located in Bengal and Bombay. उनमें से ज्यादातर 1911 में 67% कैलकाटा और बॉम्बे में स्थित थे। उनमें से ज्यादातर 1911 में 67% बंगाल और बंबई में स्थित थे। Over the rest of the country, small scale production continued to predominate. Only a small proportion of the total industrial labor force worked in registered factories, 5% in 1911 and 10% in 1931. पूरे देश में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन का ही दबदबा रहा। रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। मतलब इन इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की संख्या कम थी, बाकी वर्कर्स छोटे वर्कशॉप्स में या फिर अपने घरों में काम करते थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। ये संख्या 1911 में 5% और 1931 में 10% थी। द रेस्ट वर्कड इन स्मॉल वर्कशॉप्स एंड हाउसहोल्ड यूनिट्स, ऑफन लोकेटेड इन एलीज एंड बाई लेन्स इनविजिबल टू द पासर बाई। बाकी वर्कर्स गली मोहल्ले में स्थित छोटे वर्कशॉप्स में अपने अपने घरों में काम करते थे। बाकी मजदूर गली मोहल्ले में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। In fact, in some instances, handicrafts production actually expanded in the 20th century. This is true even in the case of the handloom sector that we have discussed. कुछ इंस्टेंसेस में 20th सेंचुरी में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्सपैंड हुआ। यही सेम चीज हैंडलूम सेक्टर में भी लागू हुई। कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ था। ये बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी सही है, जिसकी हमने पीछे चर्चा की थी।
While cheap machine-made thread wiped out the spinning industry in the 19th century, the weavers survived despite problems. मशीन से बने सस्ते धागे ने 19th सेंचुरी में स्पिनिंग इंडस्ट्री को लगभग खत्म कर दिया था, बट इन प्रॉब्लम्स के बावजूद वीवर्स सरवाइव कर गए और किसी तरह अपना व्यवसाय चलाते रहे। सस्ते मशीन निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे। In the 20th century, handloom cloth production expanded steadily, almost trebling between 1900 and 1940. How did this happen? हमने अभी समझा कि 20th सेंचुरी में हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन में लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच में ये लगभग 3 गुना हो चुका था, लेकिन सवाल ये आता है कि ये कैसे हुआ। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच ये 3 गुना हो चुका था। ऐसा कैसे हुआ? This was partly because of technological changes. Handicrafts people adopt new technology if that helps them to improve production without excessively pushing up costs. इसके पीछे आंशिक रूप से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का हाथ था। अगर लागत में ज्यादा इजाफा ना हो और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, तो हाथ से काम करने वाले लोगों को नई टेक्नोलॉजी अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलावों का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज्यादा इजाफा ना हो और उत्पादन बढ़ सकता हो, तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। So by the second decade of the 20th century, we find weavers using looms with a fly shuttle. 20th century के सेकेंड डिकेड तक आते आते वीवर्स फ्लाई शटल वाले लूम्स इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। फ्लाई शटल, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग, मूव्ड बाय मींस ऑफ रोप्स एंड पुलीज. इट प्लेसेस द हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स कॉल्ड द वेफ्ट into the vertical threads called the warp. The invention of the fly shuttle made it possible for weavers to operate large looms and weave wide pieces of cloth. फ्लाई शटल एक रस्सियों और पुली से चलने वाला मैकेनिकल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बुनाई के लिए किया जाता है। यह हॉरिजॉन्टल थ्रेड को वर्टिकल थ्रेड में पिरो देता है। हॉरिजॉन्टल थ्रेड को वेफ्ट और वर्टिकल थ्रेड को वार्प कहा जाता था। फ्लाई शटल के इन्वेंशन से बुनकरों को लार्ज लूम्स ऑपरेट करने में मदद मिली और चौड़ा कपड़ा बनाने में भी मदद मिली। फ्लाई शटल ये रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्षैतिज धागे को लंबवत धागे में पिरो देती है। फ्लाई शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करघे चलाना और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में काफी मदद मिली। This increased productivity per worker, speeded up production and reduced labor demand. फ्लाई शटल का यूज करने से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्शन तेजी से हुआ और लेबर की डिमांड में कमी आई। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आई। By 1941, over 35% of handlooms in India were fitted with fly shuttles. In regions like Travancore, Madras, Mysore, Cochin, Bengal, this proportion was 70 to 80%. भारत में 1941 में 35% से ज्यादा हैंडलूम्स में फ्लाई शटल यूज होने लगे थे। ट्रेवेनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल जैसे क्षेत्र में ऐसे लूम्स का प्रोपोर्शन 70 टू 80% तक था। 1941 तक भारत में 35% से ज्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। There were several other small innovations that helped weavers improve their productivity and compete with the mill sector. इसके अलावा छोटे मोटे इनोवेशंस भी किए गए जिसने बुनकरों की मदद की, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और वे मिल्स के साथ compete कर पाए। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिनसे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में मदद मिली। Certain groups of weavers were in better position than others to survive the competition with mill industries.
मिल्स के साथ कंपटीशन के मामले में कुछ बुनकरों की स्थिति दूसरे बुनकरों की तुलना में अच्छी थी। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। Amongst weavers, some produced coarse cloth, while others wove finer varieties. The coarse cloth was bought by poor, and its demand fluctuated violently. कुछ बुनकर कोर्स क्लॉथ बनाते थे और कुछ फाइन वैरायटी के क्लॉथ बनाते थे। कोर्सर क्लॉथ यानी मोटे कपड़े मेनली गरीब लोग ही खरीदते थे और डिमांड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आता था। बुनकरों में कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। इन टाइम्स ऑफ बैड हार्वेस्ट्स एंड फेमाइन्स, when the rural poor had little to eat and their cash income disappeared, they could not possibly buy cloth. जब फसल खराब हो जाती या फिर अकाल पड़ता, तब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और उनकी कैश इनकम भी खत्म हो जाती थी, क्योंकि फसल है नहीं तो वे क्या बेचेंगे, और जब कैश नहीं है तो वे कपड़े भी नहीं खरीद सकते थे। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नकद आय के साधन खत्म हो जाते थे, तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। The demand for the finer varieties bought by the well-to-do was more stable. The rich could buy these even when the poor starved. फाइन वैरायटी क्लॉथ की डिमांड अमीर लोगों में ज्यादा थी और इसका डिमांड भी स्टेबल था, फ्लक्चुएशंस नहीं थे, क्योंकि अमीर कभी भी इन कपड़ों को खरीद सकता था। बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज्यादा थी। उसमें उतार चढ़ाव कमाते थे। जब गरीब भूखों मर रहे होते थे तब भी अमीर ये कपड़ा खरीद सकते थे। Famines did not affect the sale of Banarasi or Baluchari sarees. Moreover, as you have seen, mills could not imitate specialized weaves. फेमाइन के कारण बनारसी और बालूचरी साड़ीज की सेल में कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इसे मोस्टली अमीर लोग ही खरीदते थे। वैसे भी मिल्स विशेष प्रकार के बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। अकालों में बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। वैसा भी, जैसा कि आप देख चुके हैं, मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। Sarees with woven borders or the famous lungis and handkerchiefs of Madras could not be easily displaced by meal production. बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ी या फिर मद्रास की फेमस लुंगी को मिल्स द्वारा डिस्प्लेस करना आसान नहीं था। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। Weavers and other craftspeople who continued to expand production through the 20th century did not necessarily prosper. लेकिन ऐसा भी नहीं था कि 20th सेंचुरी में वीवर्स और क्राफ्ट्सपीपल जो प्रोडक्शन में एक्सपैंड कर रहे थे उन्हें हमेशा फायदा ही हो रहा था। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों व अन्य दस्तकारों को हमेशा फायदा ही हो रहा था। They lived hard lives and worked long hours. Very often, the entire household, including all the women and children, had to work at various stages of the production process. वे बहुत लंबे समय तक काम करते थे और उनकी जिंदगी कठिन थी। अक्सर उनका पूरा परिवार प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस में काम करते रहता था। उनकी जिंदगी बहुत कठोर थी। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाता था। But they were not simply remnants of pastimes in the age of factories. Their life and labor was integral to the process of industrialization. लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे। हाथ से बुने कपड़े की ये फोटो है। हाथ से बुने कपड़े के डिजाइन की कॉपी मिल्स में नहीं की जा सकती थी। 1931 में भारत में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ये लोकेशन है। ये सर्कल के साइज ये डिनोट कर रहे हैं कि किस रीजन्स में कितने इंडस्ट्रीज थे। आप देख सकते हैं, बॉम्बे और बंगाल में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज थे और पंजाब में सबसे कम। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट फॉर गुड्स।
वस्तुओं के लिए बाजार। We have seen how British manufacturers attempted to take over the Indian market and how Indian weavers and craftsmen, traders and industrialists resisted colonial controls, demanded tariff protection, created their own spaces and tried to extend the market for their produce. हमने समझा कि कैसे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन मार्केट पे कब्जा करने का प्रयास किया और किस तरह इंडियन वीवर्स ने, क्राफ्ट्समैन ने, ट्रेडर्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने कॉलोनियल कंट्रोल को रेजिस्ट किया, टैरिफ प्रोटेक्शन की डिमांड की, अपने खुद के लिए जगह बनाई, जैसे मद्रास में चेंबर ऑफ कॉमर्स, और अपने गुड्स को बाजार में फैलाने की कोशिश की। हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों व दस्तकारों, व्यापारियों व उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। But when new products are produced, people have to be persuaded to buy them. They have to feel like using the product. How was this done? लेकिन जब नए प्रोडक्ट्स बनते हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस प्रोडक्ट की जरूरत है, लेकिन सवाल ये आता है कि ये सब कैसे किया जाए। जब नई चीजें बनती हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की जरूरत है। इसके लिए क्या किया गया? वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। As you know, advertisements make products appear desirable and necessary. They try to shape the minds of people and create new needs. एडवर्टीजमेंट्स प्रोडक्ट्स को डिजायरेबल एंड नेसेसरी बना देते हैं। एड्स लोगों की सोच को बदलते हैं और नई जरूरतें पैदा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई जरूरतें पैदा कर देते हैं। Today we live in a world where advertisements surround us. They appear in newspapers, magazines, hoardings, street walls, television screens. आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां चारों तरफ एड्स हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविजन स्क्रीन्स, सब जगह हमें एड्स दिखते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविजन के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। But if we look back into history, we find that from the very beginning of the industrial age, advertisements have played a part in expanding the market for products and in shaping a new consumer culture. लेकिन अगर हम एडवर्टीजमेंट्स के इतिहास पे नजर डालें तो हम पाएंगे कि इंडस्ट्रियल एज के शुरुआत से ही मार्केट में प्रोडक्ट्स को फैलाने के लिए एडवर्टीजमेंट्स का यूज हो रहा था। इन एड्स ने कंज्यूमर कल्चर को एक नया शेप दिया। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों को बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। When Manchester industrialists began selling cloth in India, they put labels on the cloth bundles. जब मैनचेस्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपने गुड्स भारत में बेचने लगे तो उन्होंने अपने कपड़े के बंडल पे लेबल लगाना शुरू किया। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। The label was needed to make the place of manufacture and the name of the company familiar to the buyer. The label was also to be a mark of quality. लेबल से फायदा ये होता था कि लोगों को कंपनी का नाम और मैन्युफैक्चरर होने की जगह पता चल जाती थी। लेबल से गुड्स के क्वालिटी का भी पता चलता था। लेबल का फायदा ये होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। When buyers saw "Made in Manchester" written in bold on the label, they were expected to feel confident about buying the cloth. जब खरीदार मेड इन मैनचेस्टर की लेबल देखते तो वे कपड़े के बारे में कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि क्वालिटी अच्छी होगी। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में
किसी तरह का डर नहीं रहता था। But labels did not only carry words and texts, they also carried images and were very often beautifully illustrated. बट लेबल पे सिर्फ वर्ड्स एंड टेक्स्ट ही नहीं होते थे, लेबल्स पर इमेजेस भी होते थे जो बहुत सुंदर होते थे। लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। If we look at these old labels, we can have some idea of the mind of the manufacturers, their calculations and the way they appeal to the people. अगर हम पुराने लेबलों को देखें, तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीकों का अंदाजा लगा सकते हैं। Images of Indian gods and goddesses regularly appeared on these labels. It was as if the association with gods gave divine approval to the goods being sold. इन लेबल्स पे भारतीय देवी देवताओं के इमेजेस होते थे। देवी देवताओं के इमेजेस के जरिए मैन्युफैक्चरर ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहते हैं कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्रायः होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज को खरीदें। द इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा और सरस्वती was also intended to make the manufacturer from a foreign land appear somewhat familiar to Indian people. कृष्ण भगवान या सरस्वती मां की तस्वीरों से यह फायदा होता था कि विदेशों में बनी चीजें भी भारतीय लोगों को जानी पहचानी सी लगती थी। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फायदा यह होता था कि विदेशों में बनी चीज भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। By the late 19th century, manufacturers were printing calendars to popularize their products. लेट 19th सेंचुरी से मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कैलेंडर्स छपवाने लगे थे। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे। अनलाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, कैलेंडर्स वेयर यूज्ड इवन बाय द पीपल हु कुड नॉट रीड। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, बट कैलेंडर उनकी भी समझ में आ जाता था जो पढ़े लिखे नहीं थे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाते थे जो पढ़ नहीं सकते थे। दे वेयर हंग इन टी शॉप्स एंड इन पुअर पीपल्स होम्स जस्ट एज मच एज इन ऑफिसेस एंड मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स। चाय की दुकानों, दफ्तरों व मध्य वर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटके रहते थे। And those who hung the calendars had to see the advertisements day after day through the year. In these calendars, once again, we see the figures of gods being used to sell new products. जो इन कैलेंडर्स को लगाते थे, वे उसमें दिए गए एडवर्टीजमेंट्स को डेली देखते थे, तो वे इन प्रोडक्ट्स के प्रति अट्रैक्ट भी होते थे। इन कैलेंडर्स में प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीर होती थी। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे, वे विज्ञापन को भी हर रोज पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीर होती थी। लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड्स, फिगर्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनेजेस ऑफ एम्परर्स एंड नवाब्स एडॉर्न्ड एडवर्टीजमेंट एंड कैलेंडर्स। देवताओं की तस्वीरों की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों व नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापनों व कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थी। द मैसेज वेरी ऑफन सीम टू से, इफ यू रेस्पेक्ट द रॉयल फिगर, देन रेस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट। When the product was being used by kings or produced under royal command, its quality could not be questioned. इन इमेजेस का मैसेज ये होता था कि अगर आप इन रॉयल फिगर्स का सम्मान करते हैं, तो इस प्रोडक्ट का भी सम्मान कीजिए। अगर ये प्रोडक्ट राजा यूज करते हैं या उनके रॉयल ऑर्डर से ये बना है, तो उस प्रोडक्ट पे सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। इनका संदेश अक्सर ये होता था कि अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं, तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश से बनाया गया है, तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। When Indian manufacturers advertised the nationalist, message was loud and clear and loud. If you care for the nation, then buy products that Indians produce. Advertisements became a vehicle of the nationalist message of Swadeshi. जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने एडवर्टीजमेंट्स दिए, तो उसमें नेशनलिस्ट मैसेज साफ दिखाई देता था। इन मैसेजेस का मतलब था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं, तो भारत में बने प्रोडक्ट्स खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है।
जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। इनका आशय ये था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो इन चीजों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। ग्राइट वाटर कैलेंडर की ये चित्र एम.वी. धुरंधर ने 1928 में बनाया था। बेबी प्रोडक्ट्स को पॉपुलर करने के लिए बालकृष्ण भगवान की इमेज का इस्तेमाल किया जाता था। इंडियन मिल में बने क्लॉथ के लेबल की ये चित्र है। इसमें एक देवी अहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही हैं और लोगों से भारत में बने कपड़े के इस्तेमाल का आह्वान कर रही हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। Clearly, the age of industries has meant major technological changes, growth of factories, and the making of a new industrial labor force. एज ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। इस पीरियड में फैक्ट्रीज का ग्रोथ हुआ है, नए इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स सामने आए हैं। जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए हैं, फैक्ट्रियों का उदय हुआ है और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई है। However, as you have seen, hand technology and small scale production remained an important part of the industrial landscape. लेकिन जैसा कि हमने समझा, इस युग में हाथ से बनने वाली चीजों और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन भी इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। लेकिन जैसा कि आपने देखा है, इस युग में हाथ से बनने वाली चीजें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 4 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।